हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अब मद्य निषेध के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। मान के चलिए कि हार्डली आपके पास 18 से 19 दिन का समय है, तो इतना कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ रिवीजन करना है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम जो है इस चीज़ को, जैसे यूट्यूब पे कोई भी टीचर अगर 2 से 3 घंटा का लेक्चर देता है, तो वही चीज़ को हम 10 से 15 मिनट में रिवीजन करवाते हैं। तो आप लोग को हम जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति की आंख का निकट बिंदु क्या होती है। तो देखिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है ना, इसका निकट बिंदु क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन जो है ना, वो बिहार पुलिस में पूछा गया था 2025 में। कोई भी सामान्य व्यक्ति होती है तो इसका आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर पूछे कि सबसे अधिकतम कितना दूरी तक देख सकता है, तो इन्फिनिटी यानी अनंत तक देख सकता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था CSBC के द्वारा कि आंख का जो है ना व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सब जो क्वेश्चन हम उठाए नहीं, पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव का जो नेत्र होता है, ये मानव नेत्र का लेंस जो होता है वो कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। फिर तारा जो टिमटिमाता है वो किस सिद्धांत पे, तो किस सिद्धांत के कारण, तो ये जो तारा टिमटिमाता है ना, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। ठीक है, तारों का जो टिमटिमाना हमको दिखाई देता है वो किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा हो जाता है ना, तो उसको पूरा जो अंतरिक्ष है या आकाश है वो काला दिखाई देता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और किस रंग का तरंग धैर्य जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये जो है लाल रंग का जो तरंग धैर्य है वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस रंग का जो है तरंग धैर्य होता है, तो लाल का होता है। ठीक, और सबसे कम किसका होता है, तो वायलेट का होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, वो प्लाज्मा झिल्ली कांची का बनल रहता है। माने प्लाज्मा झिल्ली कांची का बनता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बनता है। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली, इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और इसका प्रकृति का यानी नेचर कैसा होता है, तो अर्ध परागमय होता है या चयनात्मक परागमय होता है। मतलब इसका मतलब सिंपल सा कहें तो सेमी परमिएबल होता है। मतलब जो चीज़ इसको जरूरत के होता है ना सेल को, उसी को अंदर जाने देता है, बाकी जो बेकार का चीज़ होता है उसको बाहर निकाल देता है सेल से। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली को जो है ना अर्ध परागम्य बोला गया है या चयनात्मक परागम्य बोला गया है। और जो प्लाज्मा शब्द था ना, ये प्लाज्मा शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सबसे पहले नागेली और क्रैमर दिया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका भित्ति कौची का बनल होता है, तो जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज का बना होता है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। कोशिका भित्ति काची का बनल रहता है, सेलुलोज का। आई केवल और केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वाल यानी कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपसे बनेगा ना यहाँ पे कि सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर पूछल जाएगा कि ये तो रॉबर्ट हुक जो सेल का खोज किया था ना, वो डेड सेल था। फिर पूछल जाएगा कि लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीवनहुक ने किया था। फिर आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके अलावा पूछा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, आप लोग कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा पूछेगा कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन और स्वान दो भाई थे, वही मिल के दिए थे दोनों। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया था, आप लोग को कमेंट करना है, हम नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्रण है, तो ये जो पीतल है वो कॉपर और जिंक से मिल करके बनाया जाता है। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है। अब ये पीतल तो हो गया कि कॉपर और जिंक का मिश्रण, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार मद्य निषेध में। अब पूछा जाएगा कि ब्रॉन्ज किसका किसका मिश्रण होता है, तो ब्रॉन्ज को हिंदी में कांसा कहते हैं। कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर और टीन के मिश्रण को काची कहते हैं, तो ब्रॉन्ज यानी कि कांसा कहते हैं, कांसा कहते हैं। फिर सोल्डर यानी कि इसी को हिंदी में टांका कहते हैं। तो इस सोल्डर जो है वो कोची से मिलकर बनता है, तो लीड यानी कि शीशा और टीन के लीड, पीबी को लीड कहते हैं, हिंदी में इसी को शीशा कहते हैं। तो शीशा और टीन से मिल करके बनता है सोल्डर। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील किससे मिल के बनता है, तो आयरन, इसके अलावा क्रोमियम, निकेल और थोड़ा बहुत कार्बन मिलाया जाता है। मतलब 3 चीज फैक्चुअली ऑप्शन में दिखे तो 3 चीज टिक कीजिएगा, चौथा भी दिख जाए तो भी इसको मिला करके भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जर्मन सिल्वर जो है वो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और निकल का होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर होता है, तो कॉपर, जिंक और निकेल का। गन मेटल किसका मिक्सचर होता है, तो कॉपर, जिंक और टीन का मिश्रण होता है। नाइक्रोम किसका मिक्सचर होता है, तो निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्रण होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रट जाइए, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये वाला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी,
और यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और अस्थितिक ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा ना, गतिज ऊर्जा जनरली जो चीज़ गति में होता है उसमें सम्मिलित ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा, और जो चीज़ स्थिर होता है रेस्ट में होता है उसमें जो सम्मिलित ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि अगर बताइए कि कोई भी वस्तु के वेग को अगर डबल कर देंगे तो जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है 4 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा कार्य का फॉर्मूला याद रखिएगा, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और ये जो है ना डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं ना तो कॉस थीटा आता है, तो वर्क बराबर फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। अगर यही थीटा का मान अगर मान के चलिए कि 90 डिग्री हो जाएगा तो जो कार्य है वो 0 हो जाएगा, और वही अगर थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा तो कार्य जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान उसके अलावा मान लीजिए ना कि उसके बीच में कुछ भी एंगल बने 90 से कम एंगल, तो कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, आप पढ़ के जाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक मिनट थोड़ा सा सही कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो तंत्रिका ऊतक होती है ना, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन। इसके अलावा याद रखिएगा रक्त कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। और ग्रंथि का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ग्रंथि का निर्माण जो है उपकला ऊतक के कारण होता है। और कान के जो पिन्ना होता है ना उसमें लचीली तंतुमय उपास्थि होता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। रक्त कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। ग्रंथ का निर्माण कहाँ होता है, तो उपकला ऊतक के कारण होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछल गया है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट जो है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जो रॉकेट है ना वो संवेग संरक्षण पे काम करता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, तो संवेग संरक्षण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे नाव पे हम लोग बैठते हैं तो नाव जो है आगे की ओर जाता है, हम लोग पीछे की तरफ भागते हैं, तो वो भी इसी के कारण होता है, संवेग संरक्षण। जब कोई बंदूक को जब गन को फायर करता है तो गन बुलेट आगे की तरफ और गन जो है पीछे की तरफ आता है, तो वो भी संवेग संरक्षण के कारण ही होता है। इसे न्यूटन का तीसरा नियम याद रखिएगा। अगर न्यूटन का तीसरा नियम दिखे तो न्यूटन का तीसरा नियम भी टिक कर सकते हैं, और संवेग संरक्षण दिखे तो संवेग संरक्षण को भी टिक कर सकते हैं। बल को जो है परिभाषित करता है मोशन का दूसरा, मतलब कि जो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है ना वो जो है बल को परिभाषित करता है, और न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा जो ग्रह जो है, जैसे सन है, सन के चारों तरफ जो ग्रह घूमता है, ये ग्रह किस गति के कारण, तो आवर्त गति के कारण। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लाइट का भी और नेटवर्क का भी इशू चल रहा है, इसलिए पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। मानव शरीर में जो निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो देखिए मानव शरीर में जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, देखिए जैसे क्या होता है कि पुरुष के जो शुक्राणु होता है यानी स्पर्म, और जो महिला के जो अंडाणु होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवम, ये दोनों जो है फैलोपियन ट्यूब में जाकर के मिलता है, और फैलोपियन ट्यूब में मिलने पे युग्मजन यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, तो यही पूछा गया कि निषेचन, इसी को जाइगोट का जो निर्माण होता है इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो निषेचन होता कहाँ पे है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और जो पुरुष के पास जो टेस्टिस होता है जिसको हिंदी में कहते हैं ब्रीसन, तो ये जो है एक हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन का नाम क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम है। ठीक है, ये जो पुरुष के जो टेस्टिस होता है, इस ब्रीसन जिसको कहते हैं, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और इसी के कारण दाढ़ी मूंछ वगैरह आता है। और महिला के पास एक होता है हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजोन और प्रोस्टोजोन। तो यहीं तक रहने दीजिए, बाकी अगला पार्ट में हम पूरा लेकर के आएंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इस कारण से वीडियो शॉर्ट कर रहे हैं।